बच्चों, आज हम समास पढ़ने वाले हैं। वो भी एकदम सीधी, सरल और बोलचाल की हिंदी भाषा में, ना कि व्याकरण की क्लिष्ट भाषा में। अब हम सबसे पहले बच्चे समास लिखते समय गलती करते हैं कि वह समाज लिखते हैं, उसे समझेंगे। समास यह शब्द रचना की प्रक्रिया है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। और समाज यानी परिवार और ऐसे अनेक परिवार से तैयार होने वाला जन समुदाय जिसे हम समाज कहते हैं। मुझे लगता है अब आपको समास और समाज इन दोनों का अर्थ समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम समास पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम समास, समस्त पद, समास विग्रह इन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि यही शब्द हमें बार बार आने वाले हैं। अब समास का अर्थ क्या होता है? तो शब्दों को संक्षिप्त कर लिखने की पद्धति यानी समास। अब यह संक्षिप्त का अर्थ क्या है? तो देखिए बच्चों, संक्षिप्त यानी छोटा कर लिखना। उदाहरण के तौर पर रसोई के लिए घर, यानी इन 4 शब्दों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रसोई घर। माँ ऐसा नहीं कहती कि बेटा जो रसोई के लिए घर है वहाँ से फल ले आ, तो कहती है रसोई घर से फल ला। अब देखो, यह जो रसोई के लिए घर, यह 4 शब्द मिलकर एक शब्द तैयार हुआ है जिसे हम समस्त पद कहते हैं या समास प्रक्रिया से तैयार हुआ शब्द कहते हैं। रसोई घर को फिर से अलग अलग कर लिखना यानी पहले जैसे लिखने की पद्धति, रसोई के लिए घर, इस पद्धति को हम समास विग्रह कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम और शब्द देखते हैं। विद्या के लिए आलय, इसका समस्त पद है विद्यालय। नवरत्नों का समूह, इन 4 शब्दों के लिए समस्त पद लिखा जाएगा नवरत्न। राजा का पुत्र, इन 3 शब्दों के लिए एक शब्द लिखा जाएगा समस्त पद राजपुत्र। बच्चों, अब आपको समास कीजिए यानी ही समस्त पद लिखना होता है, ये समझ में आया होगा। और समास विग्रह कीजिए यानी क्या, समस्त पद को पहले जैसे अलग अलग करके लिखना है, यह समझ में आया होगा। आपको परीक्षा में इसी प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और कहा जाता है समस्त पद का समास विग्रह करो या भेद पहचानो। अब इसके लिए हमें भेद पता होने चाहिए और भेद पहचानते भी आने चाहिए। अब हम एकदम आसान पद्धति से समास के भेद देखते हैं। बच्चों, समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है अव्ययीभाव समास। अब बच्चों, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये भेद सारे इसी प्रकार से इसी क्रम में आने चाहिए। आपको सिर्फ भेद को कैसे पहचानना है ये समझ में आना चाहिए, और यही हम अभी आसान पद्धति से समझते हैं। बच्चों, आप जब व्याकरण की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है पूर्व पद, उत्तर पद। यह सुनकर सर चकराने लगता है कि क्या है ये पूर्व पद और उत्तर पद। सीधी भाषा में हम याद रखेंगे, पूर्व यानी पहला शब्द और उत्तर यानी बाद में आने वाला दूसरा शब्द, क्योंकि समास यह 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से बनता है। अब देखिए, हम पहला भेद देखते हैं। बच्चों, समास का पहला भेद है तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। जन्म से अंधा, जन्मांध। माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी। सेना का पति, सेनापति। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इन शब्दों में समस्त पद बनाते समय यश को प्राप्त में से को, जन्म से अंधा में से, माल के लिए गाड़ी में से के लिए, सेना का पति में से का, घोड़े पर सवार में से पर, यह सारे शब्द गायब हो जाते हैं और शब्द बनते हैं यश प्राप्त, जन्मांध, मालगाड़ी, सेनापति, घुड़सवार। अब इनमें को, से, के लिए, का, पर, यह सारे पर सर्ग है और इन्हें हम विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहते हैं। जब इन पर सर्गों का लोप कर समस्त पद लिखा जाता है या पर सर्ग का प्रयोग कर समास विग्रह किया जाता है, तब ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुल 6 भेद है, पर वह हम बाद में देखते हैं,
क्योंकि मैं अभी यह भेद सिखाऊंगी तो आप डर जाओगे, कहोगे दीदी समास के कितने भेद हैं। और बच्चों, इसके जो भेद है वे आपको परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं। पर मैं नहीं चाहूँगी जो होशियार बच्चे हैं उनका एक भी अंक कम हो, इसलिए मैं आपको तत्पुरुष समास के भेद कुछ बाद में सिखाऊंगी। अब हम तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब मैं पहले समस्त पद पढ़ूंगी और बाद में समास विग्रह। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। अब आपको इन उदाहरणों से तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। अब हम समास का दूसरा भेद देखते हैं, द्विगु समास। इसे समझना एकदम आसान है। जब समस्त पद का पहला शब्द संख्या दर्शाता हो तो वह द्विगु समास होता है। यह पहचान लेना एकदम आसान है। देखिए उदाहरण के तौर पर, नवरत्न, नवरत्नों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का यानी नदियों का समाहार। इसमें 9, 8, 4, 3 यह सारे संख्या दर्शाने वाले शब्द है। जब शब्दों की शुरुआत संख्या से होती है तो वह द्विगु समास के शब्द कहलाते हैं। बच्चों, द्विगु समास में समास विग्रह करते समय समूह या समाहार इन शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है। बहुत सी चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होना यानी समूह या समाहार होता है। तो द्विगु समास पहचानने का आसान तरीका क्या है? इसकी शुरुआत संख्या से होती है और समास विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। बच्चों, समास का अगला तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानना भी एकदम आसान है। समस्त पद लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह की जगह और या एवं अथवा का प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण देखो। समस्त पद दिन रात, इसका समास विग्रह है दिन और रात। राजा रानी, राजा और रानी। भला बुरा, भला या बुरा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बच्चों, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि दीदी कब और कब या एवं अथवा का प्रयोग करें। इस समास में 98% और का ही प्रयोग होता है और इसके ही उदाहरण पूछे जाते हैं। पर मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कहते हैं कि उसने दिन रात मेहनत की, तो उसमें दिन और रात दोनों ही होते हैं। पर आप किसी को ऐसा नहीं कहते कि आप चाय और कॉफ़ी पियोगे, तो हम कहते हैं कि आप चाय या कॉफ़ी पियोगे। यानी तो सिर्फ चुनाव के समय हम या का प्रयोग करते हैं, बाकी समय तो हम और का ही प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। मैं पहले समस्त पद और बाद में समास विग्रह पढ़ूंगी। दाल भात, दाल और भात। दही बड़ा, दही और बड़ा। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रानी, राजा और रानी। राजा रंक, राजा और रंक। भला बुरा, भला या बुरा। लाभ हानि, लाभ या हानि। आना जाना, आना और जाना। धर्माधर्म, अब इसमें यह क्या है? वहाँ लोप है, यानी इसका अर्थ होगा धर्म या अधर्म। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। अब आपको द्वंद्व समास भी समझ में आया होगा। अब हम समास का चौथा भेद देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पहचानना भी एकदम आसान है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो है, जो, के समान, रूपी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और तब वे कर्मधारय समास के उदाहरण कहे जाते हैं। और समस्त पद लिखते समय है, जो, के समान, रूपी इन शब्दों का लोप होता है। और इस समास में बच्चों हमेशा पहला पद विशेषण तो दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे नीलकंठ, इसमें कंठ क्या है? संज्ञा, और विशेषण शब्द कौन सा है? नीला। तब हम कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। अब इसमें मैं समस्त पद पढ़ती हूँ और बाद में समास विग्रह। महादेव, महान है जो देव। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, कमल के समान चरण। महात्मा, महान है जो आत्मा।
कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नीलांबर, नीला है जो अंबर। लंबोदर, लंबा है जो उदर या लंबे उदर वाला। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। समास का अगला 5वां भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास में बच्चों ना तो पहला पद प्रधान या प्रमुख होता है, न दूसरा पद, तो ये दोनों मिलकर किसी और अर्थ को बताते हैं। तब ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए दशानन। दशा है आनंद जिसके, अर्थात कौन, तो रावण। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और गजानन यानी गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। आप कहेंगे दीदी नीलकंठ शब्द तो आपने कर्मधारय समास में भी बताया और बहुव्रीहि में भी आपने बताया, तो हम कैसे समझे कि यह कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है। अब हम नीलकंठ और दशानन इन 2 शब्दों के उदाहरणों द्वारा समास का भेद समझेंगे। अब नीलकंठ में इसका समास विग्रह यदि नीला है जो कंठ अथवा नीला है जिसका कंठ, यह समास विग्रह आए तो यह कर्मधारय समास के उदाहरण है। पर जब समास विग्रह में नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यह शब्द आए तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाएगा। वैसे ही दशानन में 10 आननों का समूह आए तो वह द्विगु समास कहलाएगा। 10 आनन है जो, यह समास विग्रह आए तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। और 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यह समास विग्रह आए तो वह बहुव्रीहि समास आएगा। यहाँ द्विगु समास में समूह शब्द आता है, तो कर्मधारय समास में है जो यह शब्द आता है, तो बहुव्रीहि समास में दूसरा ही अर्थ आता है, अर्थात नीलकंठ के लिए शिव और दशानन के लिए रावण, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को इसका फर्क समझ में आया होगा। परीक्षा में पूछते समय आपको विग्रह देकर समास पहचानने के लिए कहेंगे या विग्रह से समस्त पद बनाने के लिए कहेंगे, या यदि समास पहचानने के लिए कहेंगे तो ऐसे शब्दों का समस्त पद और समास विग्रह दोनों ही दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का फर्क समझ में आया होगा। अब हम समास का आखिरी भेद देखते हैं, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्यय यानी क्या, तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या काल बदलने से जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे प्रतिदिन। अब लड़का प्रतिदिन पढ़ाई करता है, लड़की प्रतिदिन पढ़ाई करती है, लड़कियां प्रतिदिन पढ़ाई करती है। अब प्रतिदिन इन शब्दों का हमने लिंग बदला लड़का लड़की की, उसका काल बदला, उसका वचन भी बदला, यानी करती थी लड़कियां, तो भी प्रतिदिन शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इन अव्ययों से बनने वाले जो समास के शब्द है वही इस अव्ययीभाव समास में आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहले मैं समस्त पद पढ़ूंगी और बाद में समास विग्रह। प्रतिदिन, हर दिन, और इसका समास विग्रह प्रत्येक दिन भी हो सकता है। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक क्षण। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथामति, मति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। बेराह, बिना राह के। बेखटके, बिना खटके। बच्चों, बहुत बार आप लोगों को अव्ययीभाव समास पहचानने में दिक्कत होती है, तो अब मैं आपको कहूँगी कि जो समास समझ में ना आए वो अव्ययीभाव समास। अब यह एक मजाक की बात हुई, पर आपको मैं अभी याद दिलाती हूँ कि हमने तत्पुरुष समास समझा। अब इस समास में विग्रह करते समय आप लोगों ने देखा इसमें पर सर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। उसी तरह से आप लोगों ने दूसरा भेद देगा द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानते समय आपने देखा कि पहला पद संख्या का है। द्वंद्व समास में आपने देखा कि इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समास विग्रह करते समय और या एवं अथवा का प्रयोग होता है। कर्मधारय में समास में देखा आपने कि है जो, के समान रूपी इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो बहुव्रीहि समास में
कोई और नाम आता है, जैसे शिव, गणेश, विष्णु यह आते हैं। अब वैसे अव्यय भाव में ये कुछ भी नियम नहीं है। इसमें वह शब्द जो होते हैं वह अव्यय के होते हैं। जब ये सारे नियम उस समास में नहीं आए तो ये उदाहरण अव्यय भाव समास का ही है, समझ लेना। और इस तरह से अव्यय भाव समास को समझ लेना। बच्चों, अभी आप लोगों को समास और उसके भेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास के भेद समझाऊंगी और समास के कुछ और उदाहरण बताऊंगी जो आपको आपके पढ़ाई के लिए काम आएंगे। बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको समास और उसके भेद समझ में आए हैं या नहीं। धन्यवाद।